फिजिकल केमिस्ट्री में हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी कर रहे थे। हमने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हुक्स लॉ तो पढ़ लिया था। अभी हुक्स लॉ के बाद हम उसका जो मैथमेटिकल फॉर्म्स है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, वहाँ से थोड़ा यूनिट कन्वर्शंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे जो हार्मोनिक ऑसिलेटर के हैं उसके बारे में। तो देखो हुक्स लॉ में हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में भी पढ़ा था, मतलब कितना फ्रिक्वेंटली जो मॉलिक्यूल है उसका जो वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो वो फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हम सिर्फ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हम इसी न्यू को रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा से। मतलब जहां का भी मैं ओमेगा लिखती हूँ वो होगा हमारा फ्रीक्वेंसी, तो विच इज ओमेगा और फ्रीक्वेंसी न्यू जो भी हम बोले विच इज इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट ओवर के बाई म्यू, जिसका यूनिट हमारा होगा सेंटीमीटर, सॉरी सेकेंड इनवर्स में, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे। एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं। हर्ट्ज का मतलब कितना होता है, सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर इनवर्स में। बेसिकली हम जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का जितना हमारा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का चैप्टर है, जो भी हम फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, जो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे वो हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, हम सेंटीमीटर इनवर्स में ले जाएंगे। सेंटीमीटर इनवर्स यूनिट किसका है, सेंटीमीटर इनवर्स यूनिट इज बेसिकली ऑफ वेव नंबर। तो वो जो कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन के बारे में थोड़ा हम आज डिटेल्स में डिस्कस कर लेंगे। देखो ओमेगा से हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अभी अगर हम तो कुछ सारे रिलेशंस है, अगर उनको थोड़ा देखते हैं, देखो दैट इज हमको ये पता है c विच इज स्पीड ऑफ लाइट विच इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी न्यू इंटू लैम्डा हम बोल सकते हैं। तो न्यू इंटू लैम्डा को हम यहाँ पर न्यू से नहीं, हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओमेगा से। कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं पहले उसको न्यू से बोल रही हूँ, उसके बाद ही उसको मिटा के हम ओमेगा लिख रहे हैं, ठीक है। तो ओमेगा इंटू लैम्डा। अभी हमको ज़रूरत क्या है, हम इस चीज़ को सेंटीमीटर में नहीं लेंगे या फिर सेकेंड इनवर्स में नहीं लेंगे, हम ले जाएंगे सेंटीमीटर इनवर्स में। तो सेंटीमीटर यहाँ पर किसके यूनिट हो सकता है, ये जो लैम्डा है, लैम्डा के यूनिट ही सेंटीमीटर होगा। तो लैम्डा का सेंटीमीटर है, तो जब भी हम 1/λ करेंगे दैट इज ओमेगा डिवाइडेड बाय सी, इसका यूनिट हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर इनवर्स में। ये जो ये 1/λ है, 1/λ को ही हम बोलते हैं वेव नंबर, जिसका यूनिट होता है सेंटीमीटर इनवर्स में। अभी इस 1/λ को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा बार से। मतलब ओमेगा का मतलब होगा हमारा फ्रीक्वेंसी और ओमेगा बार का मतलब होगा वेव नंबर। देयरफॉर हमको क्या मिल गया, हमको ओमेगा बार अगर हमको निकालना है, तो अगर हमको फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड किया जाता है, तो फिर अगर हमको ओमेगा बार मतलब वेव नंबर निकालना होगा तो सिंपली हमको सी से डिवाइड करना पड़ेगा। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। देखो ये रिलेशन हमको यहाँ पर मिला था, तो यही चीज़ हम इस फॉर्मूला में भी पुट करेंगे। Therefore हम वी कैन राइट दैट ओमेगा बार विच इज वेव नंबर इक्वल्स टू ओमेगा डिवाइडेड बाई सी, देयरफॉर इट विल बी 2 पाई सी रूट ओवर के बाई म्यू। यूनिट किस में होगा, यूनिट होगा सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक है। हमने ये दोनों फॉर्मूला देख लिया। यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखना होगा कि फॉर्मूला याद तो हमको रह जाता है, लेकिन जो हम भूल जाते हैं दैट इज फॉर्मूला में कौन सी चीज़ क्या रिप्रेजेंट करता था। तो के यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है फोर्स कांस्टेंट और म्यू रिप्रेजेंट करता है रिड्यूस्ड मास। अभी रिड्यूस मास का वैल्यू क्या होगा, रिड्यूस मास का वैल्यू होगा m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। ओके, तो नाउ अभी अगर हमको ये चीज़ समझ में आ गया तो थोड़ा सा हम एनर्जी का कैलकुलेशंस भी देख लेते हैं। देखो एनर्जी में हमको पता है, हम डिफरेंट कलर से लिखते हैं तो हमको समझ में इजी होगा। देखो एनर्जी के जो हम लिखते हैं E विच इज इक्वल्स टू एच न्यू, जिसको हम लिख सकते हैं hc/λ। देखो न्यू को हम क्या बोल रहे हैं, न्यू है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है किससे, ओमेगा से। तो हम ओमेगा से ही लिखेंगे h इंटू ओमेगा विच इज इक्वल्स टू hc/λ। देखो ओमेगा
यहाँ से इस रिलेशन से हम ये बोल सकते हैं ओमेगा विल बी इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा। उसी चीज़ को हमने अलग से लिखा है, तो ये जो हमको यूनिट मिलेगा ये हमको मिलेगा जूल में। तो जूल में जब मिला है तो हम इसको बोल सकते हैं, देखो, E इज इक्वल्स टू सी बाई एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, अभी ये जो यूनिट है हमारा जूल में है। अभी जब हम इसी चीज़ को, एनर्जी को सेंटीमीटर इनवर्स में लेना चाहेंगे तो सिंपली क्या करना होगा, रोटेशनल के वक्त पर मैंने हमको बोल दिया था कि दैट इज HC से डिवाइड करने से हमको सेंटीमीटर इनवर्स में मिल जाएगा। तो अभी हमने वेव नंबर में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है, तो अभी हम देखते हैं। तो यहाँ से HC से डिवाइड करने से क्या होता है, देखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम करते हैं, मतलब सिंपली HC को अगर हम इस तरफ ले आते हैं, HC को इस तरफ ले आने से E विल बी डिवाइडेड बाई HC विच इज इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा। 1 बाई लैम्डा को हम क्या लिखते हैं, आज ही हमने देख लिया, ओमेगा बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा बार का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा बार होता है वेव नंबर। वेव नंबर की यूनिट कितना होता है, सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ से हमको एकदम इजीली कैलकुलेशन दिख गया कि एनर्जी को जिसका वैल्यू जूल में रहेगा उसको अगर हम HC से डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू हमको सेंटीमीटर इनवर्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी हम हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में डिस्कस करते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो बेसिकली एनर्जी के टर्म्स में होगा। मतलब जो स्पेक्ट्रा हमको मिलेगा, उसका सिलेक्शन रूल, एनर्जी का वैल्यू, एनर्जी लेवल्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हमको जानना पड़ेगा व्हाट इज हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर का मतलब ये है कि हम एक मॉलिक्यूल को जितना चाहे एनर्जी तक स्ट्रेच और जितना चाहे एनर्जी तक कंप्रेस कर सकते हैं। मतलब हम इनफाइनाइट लेवल तक मॉलिक्यूल को स्ट्रेच कर सकते हैं, मॉलिक्यूल में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ वो जो मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट, मतलब वो स्ट्रेच करेगा, कंप्रेस करेगा, स्ट्रेच कंप्रेस होगा। ये एक आइडियल केस है जो कि एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली जो पॉसिबल होता है दैट इज हम वो पढ़ेंगे एनहार्मोनिक ऑसिलेटर में। एनहार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या होता है, एक एक्सटेंड तक हम मॉलिक्यूल को स्ट्रेच कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर हम मॉलिक्यूल को स्ट्रेच करते हैं तो वो मॉलिक्यूल का मतलब मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। वो हम डिस्कस करेंगे एनहार्मोनिक ऑसिलेटर पे। तो अभी हमने देख लिया हार्मोनिक का मतलब क्या है, जितना चाहे एनर्जी तक हम मॉलिक्यूल को स्ट्रेच कर सकते हैं। तो फिर अगर कर्व को हम ड्रॉ कर लेते हैं, देखो कर्व का नेचर हमने देख लिया था, that is its nature will be like this। यहाँ पर क्या था, ये एक्सिस था एनर्जी एक्सिस और ये था इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हो गया। अभी अगर एनर्जी का वैल्यू हम देखें, E विल बी इक्वल्स टू V प्लस हाफ इंटू H इंटू ओमेगा। मतलब H न्यू होता है, हम जनरली इसी टर्म से पढ़ते हैं, दैट इज न्यू विल बी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर हमने किस में लिखा, ओमेगा में। अभी यहाँ पर यूनिट कितना होगा, जूल होगा यूनिट। क्यों जूल होगा यूनिट, देख लेते हैं वो भी। दैट इज H का यूनिट क्या है, H है प्लैंक्स कांस्टेंट जिसका यूनिट है जूल सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ओमेगा का यूनिट क्या है, ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब हर्ट्ज, हर्ट्ज का मतलब सेकेंड इनवर्स। देयरफॉर सॉरी ये जूल सेकेंड है, ये यूनिट जूल सेकेंड है, सेकेंड इनवर्स नहीं, जूल सेकेंड। अभी देखो H इंटू ओमेगा दिया हुआ है, H के यूनिट है जूल सेकेंड और यहाँ पर है सेकेंड इनवर्स। तो ये सारी चीज सेकेंड इनवर्स कैंसिल आउट हो, सेकेंड और सेकेंड इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, जो रहेगा वो रहेगा जूल। दैट इज जो हमारा एनर्जी का वैल्यू हमको मिल रहा है वो मिल रहा है जूल में। अभी अगर हम ऐसा सोचे कि V का यूनिट क्या है, देखो V है, V जो चीज है वो है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। V है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है, जो कि एक नंबर है जिसका वैल्यू हमारा 0, 1, 2, 3 से चलता रहेगा, ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। देखो ये जो वैल्यूज है हमको मिल गया, तो V एक नंबर है, हाफ भी एक नंबर है जिनका कोई यूनिट नहीं होगा, जो यूनिट होगा वो H और ओमेगा होगा। तो H और ओमेगा के यूनिट की वजह से हमारा एनर्जी का जो वैल्यू है वो हमको जूल में मिल गया। ठीक है, डन। नाउ नेक्स्ट थिंग इज हम इसी यूनिट को जूल में तो नहीं रखेंगे, हम रखेंगे इस वैल्यू को
जो है सेंटीमीटर इनवर्स में। तो सेंटीमीटर इनवर्स में कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो सेंटीमीटर इनवर्स में ले जाने के लिए हम उसको ई से नहीं रिप्रेजेंट करते। जब भी हम एनर्जी को सेंटीमीटर इनवर्स में ले जाते हैं तभी हम उस चीज को सिंबलाइज करते हैं एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन विच इज इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय एच इंटू सी। Therefore it will be b प्लस हाफ। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो चेंज होगा देखो पहले था h ओमेगा, अभी हमने डिवाइड कर दिया है h इंटू सी से, तो h तो कैंसिल हो गया, जो रह गया वो है v प्लस हाफ ओमेगा डिवाइडेड बाई सी। अभी ओमेगा डिवाइडेड बाई सी जो कि हमने यहाँ पर देख लिया था, ओमेगा डिवाइडेड बाई सी हमारा क्या है, ओमेगा डिवाइडेड बाई सी है 1 बाई लैम्डा है ओमेगा बार। इसका मतलब हमारा जो यूनिट है वो वेव नंबर में चला गया। दैट इज ये हो जाएगा, हम इस चीज को लिख सकते हैं एप्सिलॉन विल बी इक्वल्स टू v प्लस हाफ ओमेगा बार। अभी ये जो यूनिट्स है, ये सारी यूनिट्स मतलब ये जो ओमेगा बार का जो वैल्यू है वो हम जो यहाँ पर डिस्टेंस लेते हैं, ये जो मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट को हमने क्या बोला था, जो आर इक्विवेलेंट डिस्टेंस होगा, तो इसलिए इस चीज को हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉरी ई क्यू नहीं, ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ये जो यूनिट है, ये यूनिट हमारा हो गया सेंटीमीटर इनवर्स में। अभी इसी फॉर्मूला से हम जो एनर्जी लेवल्स का वैल्यू है वो सारे कैलकुलेट करेंगे। ये वैल्यू हमको कैसे मिल रहा है, कितना वैल्यू होगा, वो सारी चीजें हम देखेंगे। मतलब बेसिकली हम v का वैल्यू पुट करेंगे, पुट करके देखेंगे जो हमको स्पेक्ट्रा मिला है वो कैसे मिलेगा। फिर से होकर हम ड्रॉ कर ले, यहाँ पर ही देखो, सॉरी ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ का नेचर। यहाँ पर होगा एनर्जी, यहाँ पर होगा हमारा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो गया। अभी हम जो कैलकुलेट करेंगे दैट इज, और जो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, v प्लस हाफ इंटू ओमेगा ई बार। ये कितना यूनिट कितना है हमारा, सेंटीमीटर इनवर्स में। अभी हम वैल्यूज पुट करेंगे, दैट इज v इज इक्वल टू 0 1 2 3 ऐसा पुट करते रहेंगे। दैट इज देखो पहला वैल्यू हम निकालेंगे फॉर एप्सिलॉन 1 विच विल बी फॉर, सॉरी एप्सिलॉन 0 हम बोल सकते हैं, एप्सिलॉन 0 विल बी फॉर v इज इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पर v इज इक्वल टू 0 हम पुट करें, 0 प्लस हाफ इंटू ओमेगा ई बार, ठीक है। तो फिर ये वैल्यू हमको मिलेगा हाफ ओमेगा ई बार, ठीक है। नाउ एप्सिलॉन 1 which will be for v is equal to 1 plus half will be 3/2 ओमेगा ई पर, सॉरी एप्सिलॉन 2 v is equals to 2 के लिए 2 प्लस हाफ। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सिंपली हम ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये कितना वैल्यू होगा हमारा 5/2 ओमेगा ई बार। तो इस चीज से हम और एक वैल्यू ले लेते हैं, दैट इज ओमेगा 3 के लिए v इज इक्वल टू 3 के लिए निकलेगा, वो वैल्यू होगा 3 प्लस हाफ 7/2 ओमेगा ई बार, ठीक है। इतने सारे वैल्यूज हमने देख लिए। तो यहाँ पर हम एक चीज देख सकते हैं जो कि बहुत ही वाइटल है, दैट इज हमको जो रोटेशनल के साथ थोड़ा हम कंपैरिजन करेंगे। हमने बोला था, देखो यहाँ पे कंपैरिजन करने से एक बहुत ही वाइटल चीज हमको दिख रहा है, दैट इज एप्सिलॉन 0 का वैल्यू। जब हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे वहां पर जो एप्सिलॉन 0 था उसका वैल्यू हमारा 0 आया था। जब भी हम जे का वैल्यू 0 पुट कर रहे थे, दैट इज वहां पर हमको एनर्जी का टर्म कितना था रोटेशनल के लिए, बी जे इंटू जे प्लस 1 था। अगर जे का वैल्यू हम 0 पुट करते थे तो फिर एनर्जी का टर्म हमारा पूरा 0 आ जाता था। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, जो कि 0 का वैल्यू है, जब भी हम v इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तभी हमको टू सम एक्सटेंट एनर्जी मिल रहा है। तो इससे कंक्लूजन हमारा क्या आता है, इससे कंक्लूजन हमारा ये आता है, दैट इज अगर हम एनर्जी एकदम लोअर तक ले जाए, मतलब बहुत ही अगर मॉलिक्यूल को लोअर एनर्जी तक ले भी जाए, तो अगर
एकदम ही मॉलिक्यूल का अगर हम कूल डाउन करते हैं, एनर्जी लो करने का मतलब उसका अगर ठंडा करते हैं तो कूल डाउन कर दे, तो मॉलिक्यूल का जो मोशन है, जितना हम एनर्जी इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल का मोशन इंक्रीज होता है। मॉलिक्यूल का मोशन इंक्रीज होना मतलब मॉलिक्यूल का मोशन कितने टाइप का हो सकता है, ट्रांसलेशनल हो सकता है, रोटेशनल हो सकता है, वाइब्रेशनल हो सकता है। जितना हम मॉलिक्यूल को एक्साइट करेंगे, दैट इज एनर्जेटिकली उसको हायर में ले जाएंगे, उतना ही मॉलिक्यूल रोटेट भी करेगा, ट्रांसलेट भी करेगा और वाइब्रेट भी करेगा। लेकिन अगर ये उस मॉलिक्यूल को हम एनर्जेटिकली डाउन में ले आते हैं तो हमको एक वैल्यू ऐसा मिलेगा जहां पर मॉलिक्यूल एकदम ही रोटेट नहीं करेगा, बिकॉज हमको अगर हम जीरो लेवल वैल्यू पुट करते हैं तो फिर एप्सिलॉन जीरो मिलता है रोटेशन के लिए। इसका मतलब उसी वैल्यू पर हम मॉलिक्यूल का कोई भी रोटेशन ऑब्जर्व नहीं करेंगे। लेकिन देखो E इज इक्वल टू जीरो अगर हम पुट भी करें, रोटेशन तो हमको नहीं मिलेगा, बट ए मॉलिक्यूल हमेशा वाइब्रेट तो करेगा, टू सम एक्सटेंट तो वाइब्रेट करेगा ही, क्योंकि हमको यहाँ पर एक एनर्जी का वैल्यू मिल रहा है। मतलब जीरो लेवल पर भी वो मॉलिक्यूल थोड़ा सा वाइब्रेट ऑलवेज करेगा। तो इसी वजह से इस चीज को हम बोलते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी। जीरो पॉइंट एनर्जी का मतलब एनर्जी का वैल्यू जीरो ये नहीं है। जीरो पॉइंट एनर्जी का मतलब होता है कि जब भी हमारा लेवल जो एनर्जी लेवल है, क्वांटाइजेशन से हमको क्वांटम मैकेनिक्स से ये तो पता चल गया था कि एनर्जी लेवल्स जो है वो क्वांटाइज्ड है, मतलब उनके बीच का एक सर्टेन एनर्जी गैप है, मतलब एनर्जी तो कंटिन्यूअस नहीं है। अभी वो गैप, वो सारी चीजें हम डिस्कस तो कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमको ये समझना होगा दैट इज जीरो पॉइंट एनर्जी का मतलब जब भी हमारा जो एनर्जी लेवल है वो अगर जीरो लेवल होता है तो वहां पर भी मॉलिक्यूल में थोड़ा सा एनर्जी तो होगा, जिस वजह से वो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो उसी वैल्यू को बोलते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी, द एनर्जी वैल्यू फॉर द जीरोथ लेवल, नॉट द वैल्यू ऑफ जीरो। ठीक है, तो अगर अभी हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, टू सम एक्सटेंट तो एनर्जी रहेगा, इस चीज को हम V इज इक्वल टू जीरो डोनेट कर लिखते हैं। जीरो पॉइंट एनर्जी को हम शॉर्ट में ZPE लिख सकते हैं। ठीक है, वही लिखते हैं, दैट इज जीरो पॉइंट एनर्जी। अभी अगर हम डिफरेंसेस देखें, डिफरेंसेस देखो, 0 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना है, हम यहाँ से मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 3/2 माइनस हाफ ओमेगा ई। देखो ओमेगा ई बात तो कॉमन है तो मैंने कॉमन ले लिया, इजीली इजी कैलकुलेशन है। दिस विल बी इक्वल्स टू 1 ओमेगा ई बार। ठीक है, मतलब ये अगर वैल्यू हम इसको लेते हैं V इज इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू हमको मिला। यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, एनर्जी डिफरेंस हम लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा एनर्जी डिफरेंस जो कि होगा ओमेगा ई बार। 1 ओमेगा ई बार मतलब कितना है, 1 तो 1 ही होगा, दैट इज ओमेगा ई बार। अभी ओमेगा ई बार को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा ई बार को हम h न्यू भी लिख सकते हैं। अगर जूल में होता है हमारा एनर्जी, ये कितना है, ये सेंटीमीटर इनवर्स में है, ये हो जाएगा हमारा जूल में। न्यू तो नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज h ओमेगा। ओके, तो ये होगा हमारा जूल का वैल्यू, ये हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स का वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट लेवल में हम जाते हैं। नेक्स्ट देखो, दैट इज V इज इक्वल्स टू 1 और E इज इक्वल टू 1 एंड E इज इक्वल टू 2 के बीच का डिफरेंस, दिस विल बी 5/2 माइनस 3/2 ओमेगा ई बार, विच विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू 1 ओमेगा ई बार। दैट इज, देखो यहाँ पर भी हमको क्या मिला, मतलब ये जो नेक्स्ट लेवल है V इज इक्वल्स टू 2 के लिए, उसका भी वैल्यू कितना है, अगर हम वैल्यूज यहाँ पर लिख ले, वैल्यू होगा यहाँ पर, यह होगा 3/2 ओमेगा ई बार, ये होगा 5/2 ओमेगा ई बार। नेक्स्ट वैल्यू अगर लिखे तो ये हमको मिल रहा है V इज इक्वल्स टू 7/2 ओमेगा ई बार। ठीक है, तो ऐसे वैल्यू हमको मिल गया। तो हमने एनर्जी डिफरेंसेस क्या देखे, एनर्जी डिफरेंस फिर से हमको मिला है ओमेगा ई बार। ठीक है, तो फिर से अगर हम देखें 5/2 माइनस 7/2 माइनस 5/2, वो भी हमको मिलेगा ओमेगा ई बार। इसका मतलब जो कंक्लूजन आता है हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, जो एनर्जी लेवल्स है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स आर इक्विस्पेस्ड फॉर harmonic oscillator, vibrational
energy levels are equispaced. ओके तो यहाँ से हमको मिल गया जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, उनके बीच का डिफरेंसेस हमारा सेम रहेगा हमेशा। जितना दूर तक हम वैल्यू लेते जाए उतना ही दूर तक हम जितना सोन अगर मूव ऑन करेंगे तो उतना ही हमारा सबके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो हमको सेम मिलेगा। बट याद क्या हमको इम्पोर्टेंट रखना है, दैट इज 0 पॉइंट एनर्जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। ठीक है, अभी हम जाएंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिलेक्शन रूल के बारे में। सिलेक्शन रूल क्या होता है? सिलेक्शन रूल हमको बोलते हैं डेल्टा बी विल बी इक्वल्स टू +-1। ठीक है, डेल्टा बी विल बी इक्वल टू +-1। तो इसका मतलब अगर हम ग्राफ में थोड़ा देख ले, देखो हम ग्रीन से शो करते हैं। देखो इसका मतलब 0 to 1 ये कितना वैल्यू था, v इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल्स टू 1, v इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू 3। देखो तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट इज जो अगर एक मॉलिक्यूल v इज इक्वल टू 0 लेवल पे सिचुएट होगा तो वो ट्रांजिट कितना दूर तक करेगा, वो v इज इक्वल टू 1 तक ही कर पाएगा। अगर कोई मॉलिक्यूल 1 में सिचुएटेड है तो हायर एनर्जी लेवल में वो 2 तक ही जाएगा या फिर 1 से 0 में आएगा। मतलब जो भी ट्रांजिशन होगा उनका वैल्यू 1 के डिफरेंस में ही रहेगा। तो यहाँ से हम जो डेरिवेशन करेंगे दैट इज डिफरेंस of energy between two levels। दोनों लेवल के बीच का डिफरेंस हम जनरली कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे हमने जो किया है वो तो हमने पहले लेवल्स का मैथमेटिकल वैल्यूज निकाल लिया, उनके बीच डिफरेंस किया। अगर एक जनरल एक्सप्रेशन हमको निकालना हो वो हम कैसे करेंगे? एनर्जी का वैल्यू हमने किस में लिया था, v + ½ इंटू ओमेगा ई बार, ये था हमारा सेंटीमीटर इनवर्स में। हम ऐसा कर लेते हैं, ये हायर एनर्जी के लिए हम डबल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि v का वैल्यू होगा डबल डैश में, और ओमेगा डैश का मतलब होगा लोअर एनर्जी लेवल, ये होगा हायर एनर्जी हायर लेवल के लिए, और ये होगा हमारा v डैश + ½ ओमेगा ई बार सेंटीमीटर इनवर्स, जो कि होगा लोअर लेवल के लिए। ठीक है, तो हायर माइनस लोअर अगर हम करें तो एनर्जी डिफरेंस में हमको क्या मिलेगा, v डबल बार + ½ ओमेगा ई बार माइनस ऑफ v बार + ½ इंटू ओमेगा ई बार। ठीक है, ऐसे जो मिला अभी हम देख सकते हैं ओमेगा ई बार हमारा जो कॉमन जाएगा, तो कॉमन चीज को हम कॉमन लेते हैं, v डबल बार + ½ माइनस ऑफ v बार। अभी ये माइनस को अगर हम मल्टीप्लाई कर ले, देखो माइनस को मल्टीप्लाई करने से हमको क्या मिलेगा, -v डैश। ठीक है, और माइनस प्लस और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज -½ विच इज ओमेगा ई बार। तो यहाँ से हमको माइनस प्लस ½ माइनस ½ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, देयरफॉर माइनस बार विच इज इक्वल टू ओमेगा ई बार। ठीक है, ऐसे हम जो डिफरेंस है ये हो जाएगा हमारा जो डेल्टा ई हम बोल सकते हैं एनर्जी डिफरेंस है, उनका जो एक जनरल फॉर्मूला है हम जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यहाँ से हमको जो याद रखना होगा दैट इज v डबल डैश का मतलब है हायर एनर्जी लेवल का वैल्यू वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, एंड v डैश का मतलब है लोअर लेवल का क्वांटम नंबर। ठीक है, तो वो सारे वैल्यूज अगर हमको प्रोवाइड होते हैं तो हम जो एनर्जी डिफरेंस का जो एक्सप्रेशन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।